अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इटालियन कंपनीज के बारे में एक रिपोर्ट ये है कि 76% कंपनीज को नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है इस कोविड 19 का। और एक और न्यूज़ ये है कि सॉरी वी आर क्लोज्ड 87% ऑफ इंडिपेंडेंटली ओन्ड गिफ्ट स्टोर्स इन द यूएस टू शटर देयर डोर्स इन मार्च 2020। ये ऐसी भी कोई रिपोर्ट थी। एक ऑडिट एंड एनुअल रिपोर्ट 2018 इज नाउ अवेलेबल ऑनलाइन, जीरो वेस्ट मलेशिया की। इधर भी एक वर्ड मैं वापस से बोलूँगा, ये भी एक रिपोर्ट है। जी जनाब, एनालिटिक्स ये बताते हैं कि अगर आपने अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक को बढ़ाना है, आपको गौर करना पड़ेगा, एसईओ रिपोर्टिंग की तरफ जाना पड़ेगा। दुनिया के बारे में एक और रिपोर्ट के मई 29 2020 पे ये बातें कुछ हुई थी। और ये भी एक रिपोर्ट की शक्ल है। रिमेंबर, याद रखें, क्या हो रहा है, क्या रिपोर्ट हो रहा है, ये इतना मैटर नहीं करता। लाइफ इज़ 10% वॉट यू एक्सपीरियंस एंड 90% हाउ यू रिस्पॉन्ड टू इट। आए शुरू करते हैं एएफसी बिजनेस कम्युनिकेशन चैप्टर 8 बिजनेस रिपोर्ट्स। अभी तक जो आपने कुछ देखा, इन सब में एक चीज़ कॉमन थी, वो थी रिपोर्टिंग। ये भी एक रिपोर्ट की शक्ल है, ये भी एक रिपोर्ट की शक्ल है, ये भी एक रिपोर्ट की शक्ल है, ये भी एक रिपोर्ट की शक्ल है। याद रखें, ये जो नंबर्स आपके सामने लिखे हुए आ रहे हैं, 4.638 मिलियन रेवेन्यू वाज जनरेटेड। इस रिपोर्टिंग के लिए बिजनेस मिलियंस ऑफ रुपीस खर्च करते हैं, मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च होते हैं कि बिजनेस की रिपोर्टिंग सही हो, शेयर होल्डर को सही इंफॉर्मेशन मिले। बिकॉज इवेंचुअली अगर रिपोर्ट सही बनती है तो डिसीजन सही होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ फॉर एग्जाम्पल एक लेमैन की एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर एक शख्स को कोई डिजीज है, कोई बीमारी है, और अगर उसकी रिपोर्ट सही आती है और उसकी रिपोर्ट बताती है जी जनाब इसके साथ ये मसला है, तो वो ट्रीट कर पाएगा राइट वक्त पे, वो उसके प्रिकॉशंस ले सकेगा, वो उसके सिम्टम्स को डील कर सकेगा, बिकॉज उसको राइट टाइम पे ये बता दिया गया था, ये उसको पता चल गया था, या उसको रिपोर्ट ये मिल गई थी जी जनाब कि उसने ख्याल रखना है और उसने इसको ट्रीट करना है। लेकिन अगर रिपोर्टिंग गलत है और सही नहीं है, रिपोर्टिंग में कुछ मिस्टेक कुछ भी है, तो फिर नतीजा ये निकलेगा, चाहे आप कितनी सलाहियतें रखते हो, चाहे आप दुनिया की कोई भी ताकत रखते हो, आपकी रिपोर्टिंग सही नहीं होगी तो आपके डिसीजंस गलत होंगे। तो याद रखें, रिपोर्ट के पीछे एक बहुत बड़ा मकसद होता है, डिसीजंस। अगर रिपोर्ट मिल जाए मुझे कि मेरे एग्जाम्स होने वाले हैं, क्या डेट पे होंगे, मैं अपनी प्रेपरेशन उस तरह से कर सकता हूँ, मेरे डिसीजंस उसके हिसाब से चलेंगे। अगर मुझे रिपोर्ट मिल जाए कि जी जनाब मेरे एग्जाम्स किस डेट तक डिले हो गए हैं, या कब तक कब होंगे कब नहीं होंगे, या मेरे एग्जाम्स किस तरह के होंगे, एमसीक्यूज होंगे, कंप्यूटर बेस्ड होंगे, या रिटन एग्जाम होगा, या क्या होगा, अगर मुझे सही रिपोर्ट मिल जाए तो मैं डिसीजन ले सकता हूँ। इसी तरीके से अगर दोस्तों मुझे अगर रिपोर्ट मिल जाए कि मेरी प्रॉपर्टीज़ जो मैंने बैरियर टाउन में लेके रखी हैं, या मैंने कहीं भी अपनी कोई प्रॉपर्टीज़ रखी हैं, अगर मुझे रिपोर्ट सही मिल जाए, अगर मुझे रिपोर्ट सही मिल जाए कि उनकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यूज़ अप्रिशिएट होने वाली हैं या डिप्रिशिएट होने वाली हैं, गिरने वाली हैं या बढ़ने वाली हैं, तो मैं अपने वक्त पर सही फैसले कर सकूंगा। तो आए पढ़ते पढ़ते हैं चल के चैप्टर नंबर 8 बिजनेस रिपोर्ट्स। ये चैप्टर ये चैप्टर भी चैप्टर नंबर 1, 3, 4, 5 और 9 की तरह वो इम्पोर्टेंस नहीं रखता, लेकिन इसकी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो वाकई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आए गौर करते हैं, चैप्टर 6 बातों का नाम पे है, 6 चीज़ें हैं इस चैप्टर के अंदर। पहली बात है इंट्रोडक्शन टू बिजनेस रिपोर्ट्स। आए इस पे बात करते हैं। और इसके बाद है प्रिपेयरिंग द कंटेंट, और प्रिपेयरिंग द कंटेंट के बाद है राइटिंग द रिपोर्ट, बिजनेस प्लान्स, प्रपोजल्स एंड अदर शॉर्ट रिपोर्ट्स। लेकिन हमारी सीक्वेंस ये वाली नहीं होगी। हम जिस सीक्वेंस से पढ़ेंगे वो आपके सामने अभी आ जाएगा। इंट्रोडक्शन टू बिजनेस रिपोर्ट्स के अंदर दोस्तों 3 बातें हैं। पहली बात, रिपोर्ट। रिपोर्ट का वर्ड हमारे सामने अगर गौर करें तो एज अ वर्ब भी यूज़ होता है, रिपोर्ट मी बैक, और एज अ नाउन भी यूज़ होता है। तुम्हारी रिपोर्ट क्या आई, रिपोर्ट कार्ड कहाँ है, रिपोर्ट क्या बता रही है, फिजिबिलिटी रिपोर्ट कैसी है, परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट कैसी। तो रिपोर्ट का वर्ड एज अ नाउन भी यूज़ होता है और एज अ वर्ब भी यूज़ होता है। और इस रिपोर्ट के वर्ड में याद रखें कि ये जब बिजनेस के अंदर कोई बात की जाती है रिपोर्ट से मुतालिक, तो याद रखें, जहन में रखिएगा कि रिपोर्ट के साथ कॉस्ट अटैच्ड है, कॉस्ट जुड़ी हुई है। यानी व्हेन यू से रिपोर्ट, इट मींस कॉस्ट। बाय 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 इट्स वर्च्यू आपको समझ में आना चाहिए, रिपोर्टिंग फ्री में नहीं होती है। बिकॉज
रिपोर्टिंग वो चीज़ होती है जो खबर देती है, कुछ बताती है। तो चूंकि वो एक्सपर्ट्स बैठे होते हैं, शेयर होल्डर्स की इन्वेस्टमेंट को मॉनिटर कर रहे होते हैं, तो जब वो रिपोर्टिंग करते हैं तो वो रिपोर्टिंग के लिए ओबियसली फिर चार्ज भी करते हैं, उसके पैसे भी लेते हैं। और वो चूंकि उनकी एक्टिविटी और उनकी एक्सपर्टीज़ होती है, तो उनका ये चार्ज करना बनता भी है। बिजनेस रिपोर्टिंग क्या होती है? बिजनेस रिपोर्टिंग दोस्तों ऐसे कहते हैं कि बिजनेस के बारे में कोई फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन हो, और वो किसी सब्जेक्ट के बारे में हो, किसी चीज़ के बारे में। फॉर एग्जांपल, अगर हम प्रॉपर्टी का बिजनेस करते हैं तो बहरिया के बारे में हमारी रिपोर्टिंग जो होगी। और अगर हम फॉर एग्जांपल कोई भी और काम करते हैं दोस्तों, तो जिस चीज़ के बारे में हम काम करते हैं वो हमारा सब्जेक्ट मैटर है। यानी जिस चीज़ के बारे में रिपोर्ट बनाई जा रही है वो हमारा सब्जेक्ट मैटर है। तो उस बारे में उस बारे में हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है और क्या बताया जाता है, वो रिपोर्ट कहलाएगी। लेकिन चूंकि ये बिजनेस डायनामिक्स में है, इसलिए इसका नाम बन जाएगा बिजनेस रिपोर्ट। अम, ये भी रीड करना है दोस्तों, ये रीड करने के लिए इम्पोर्टेंट है, ये भी रीड करने के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है जी। अब आते हैं फीचर्स ऑफ अ रिपोर्ट। देखिएगा ज़रा प्लीज़ समझिएगा, ये इम्पोर्टेंट है, एमसीक्यू के लिए भी इम्पोर्टेंट है, नोट कीजिएगा। अब क्या बातें हैं, ये कह रहे हैं कि रिपोर्ट की फीचर्स ये हैं कि अम, ये ऑब्जर्वेशन पे, इन्वेस्टिगेशन पे और एनालिसिस पे डिपेंड करती है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी की ऑब्जर्वेशन, कोई रिपोर्ट ऐसी कर दी जिसमें ऑब्जर्वेशन गलत है या सही ऑब्जर्वेशन नहीं है या सही तरह इन्वेस्टिगेट नहीं किया, तो रिपोर्ट भी गलत हो जाएगी। इसी तरीके से रिपोर्ट किसी स्पेसिफिक सिचुएशन के बारे में रिपोर्ट करती है, यानी कि किसी के बारे में बताया जाता है स्पेसिफिक सिचुएशन। इसी तरीके से एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम के बारे में रिपोर्ट, फॉर एग्जांपल हमने जो इन्वेस्टमेंट्स कराची में की हुई है, जो इन्वेस्टमेंट्स हमने इस्लामाबाद में की हुई है, जो इन्वेस्टमेंट्स हमने लाहौर में की हुई है, उनमें से हमने देखा कि लाहौर के रिटर्न्स अच्छे नहीं आ रहे, तो अब हमें फ़िक्र हो गई और हमने अपने स्टाफ को बोला कि भाई रिपोर्ट लेकर आएँ, ऐसी क्या बात है कि लाहौर की इन्वेस्टमेंट के सही रिटर्न्स नहीं आ रहे, तो आए प्रॉब्लम को देखते हैं। तो प्रॉब्लम को ढूंढा। रिपोर्ट ये भी होता है कि डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस को भी अप्रेस करने के लिए रिपोर्टिंग यूज़ होती है कि भाई कौन से डिपार्टमेंट ने कैसा परफॉर्म किया। और इसी तरीके से दोस्तों, रिपोर्ट को समटाइम्स फैक्ट फाइंडिंग के लिए यूज़ भी किया जाता है कि भाई आप लोग मुझे रिपोर्ट तो कर रहे हैं, आप लोग मेरे एम्प्लॉयज़ हैं, लेकिन मैं फर्गसन से, पीडब्ल्यूसी से एक्सपर्ट्स को बुलाता हूँ और एक्सपर्ट्स को बोलता हूँ जी भाई प्लीज़ हमें रिपोर्ट करें, बताएं हमारा प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट इतने लॉसेस क्यों करता है, हमारा स्टोरेज डिपार्टमेंट इतना स्लो क्यों है, आए ज़रा इसके ऊपर हमें रिपोर्ट दें। तो समटाइम्स ये एक्सटर्नल पार्टी से भी रिपोर्टिंग करवाई जाती है। अब आगे आते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अ रिपोर्ट। रिपोर्ट के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? देखिए, याद रखें ये बुक की जगह है और ये भी लर्न करना है, ये वाली जगह भी लर्न करनी है और ये वाली जगह भी लर्न करनी है। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव रिपोर्ट का है डिसीजन एंड एक्शन, ये मैंने आपको शुरू में बता दिया था अभी चैप्टर के। और याद रखें सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव है टू इन्फॉर्म, टू रिकॉर्ड, टू रिकमेंड, ये काम की बातें हैं इसके अंदर। अच्छा, इसको रीड ज़रूर कर लीजिएगा ये वाले पार्ट को। आगे बढ़ते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ रिपोर्ट। रिपोर्ट के जो कंपोनेंट्स क्या है, एक खुद रीडर होगा, एक राइटर होगा, एक उसका ऑब्जेक्टिव है, एक उसका सब्जेक्ट है जिस बारे में लिखा जा रहा है, और स्ट्रक्चर यानी कि वो डिज़ाइन किस तरह की गई है रिपोर्ट। सही है, लेंथी रिपोर्ट है, डिटेल्ड रिपोर्ट है, समराइज्ड रिपोर्ट है, क्या अप्रोच है रिपोर्ट की, टॉप बॉटम है, बॉटम अप है, ये सब बातें इंशाल्लाह भी आगे आ जाएंगी आपके सामने। रिपोर्ट डिलीवर करने के हमारे बुक के हिसाब से 3 तरीके हैं, 1 2 3। पहला तरीका ये है कि एक मीटिंग कर लें और उसमें इश्यूज डिस्कस कर लें और फिर आप रिपोर्ट लिख कर आ जाएं, बोलेंगे मैंने आपकी मीटिंग में ये बात समझी। दूसरी बात दोस्तों, एक रिटन रिपोर्ट भेज दें लिख के उस सब्जेक्ट मैटर के बारे में, और फिर एक मीटिंग करके ये डिस्कस कर लें कि उस रिपोर्ट में क्या मसला है। सही है, उस बारे में क्या इशू है। एग्जाम्पल हमारी, मैं आपको समझाता हूँ बहुत सिंपल एग्जाम्पल के साथ, इंशाल्लाह ये बात अभी क्लियर हो जाएगी आपको। देखिए, इस बात को ज़रा समझिएगा कि इन्वेंट्री कंट्रोल डिपार्टमेंट, जो इन्वेंट्री एक बहुत बड़ा एसेट होता है बिजनेस का, आप लोग भी जानते हैं ये बात। और बिजनेस का एक बहुत बड़ा आप समझ लें कैश उसके अंदर स्टक होता है, बिकॉज स्टॉक उसी से रिलेट करते हैं, परचेजेस भी उसी से रिलेट करती हैं,
सेल्स भी उसी से रिलेट करती है, तो इन्वेंट्री का बहुत गहरा ताल्लुक है। अब हमने इन्वेंट्री की बारे में एक रिपोर्ट, फॉर एग्जांपल जो कंपनी के ओनर थे वो ओवरसीज़ होते हैं, वो पाकिस्तान आए, उन्होंने रिपोर्ट मांगी, हम लोग ऑडिट डिपार्टमेंट में होते हैं, या हम उनके एक इंडिपेंडेंट एक डिपार्टमेंट उन्होंने बनाया हुआ है इंटरनल ऑडिट, हम उसमें होते हैं। हमने अपने बॉस के लिए एक रिपोर्ट लिखी, पहले उनको रिपोर्ट भेजी, सॉरी, पहले हमने उनको रिपोर्ट भेजी और फिर हमने उनके साथ एक मीटिंग कर ली ताकि रिपोर्ट के अंदर जो मसाइल हैं वो हम डिस्कस कर लें उनके साथ। एक और तरीका ये होता है कि आप रिपोर्ट डिलीवर कर दो, लेकिन डिलीवर ऐसे हाथ में नहीं दो कि आपने जाके उनके सामने प्रेजेंट कर दी एक एनवलप के अंदर, बल्कि रिपोर्ट उनको एक फॉर्म ऑफ प्रेजेंटेशन में दो। आप बोलें कि भाई फला दिन 3 घंटे की 2 घंटे की प्रेजेंटेशन चाहिए होगी, मैं आपको पूरी रिपोर्ट डिलीवर करता हूँ। ये 3 तरीके हैं, ये एग्जामिनेबल है, ये जगह इंपॉर्टेंट है, इसको स्लाइड को स्क्रीनशॉट ले लें और इसको ख़ास तौर पे रजिस्टर में पॉइंटर बना लीजिएगा। मैं रजिस्टर लिख रहा हूँ यहाँ पे, रजिस्टर में इसको पॉइंटर की फॉर्म में प्लीज़ नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये एक ऐसी जगह आ रही है कि ये जिसको हम कहते हैं ना रोट लर्निंग, ये रोट लर्निंग वाली जगह है, और इसका एक ही इलाज है, वो है पॉइंटर्स इन रजिस्टर्स, पॉइंटर्स इन रजिस्टर्स। इसको पहले कई सालों से पहले भी लोगों ने इसको कवर किया है, आप भी करेंगे, लेकिन इसके पॉइंटर बना के रख लें, एग्ज़ाम से कोई 4-5 दिन 6 दिन पहले 2-3 दफ़ा इसको पढ़ लेंगे, इंशाल्लाह ये काफ़ी होगा। इसका रट्टा नहीं लगेगा, ये समझना पड़ेगा, और फिर एंड में इसको याद करने की थोड़ी कोशिश करेंगे आप, ताकि बस जहन में रह जाए, क्योंकि इसके अंदर कुछ बेसिक बातें हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास अभी आगे आएगा, तो मैं इसमें से ये है 1, 9, 10, 11 रिपोर्ट्स की एग्जाम्पल्स होंगी, और मैं आपको थोड़ी आपकी बुक भी दिखाता हूँ यहाँ पे, ज़रा उस पर भी गौर करें। अब देखिए दोस्तों, टाइप्स ऑफ बिजनेस रिपोर्ट्स आ गए आपके सामने। वॉलेंट्री रिपोर्ट्स जो आप अपने इनिशिएटिव से दें, आपको किसी ने कहा नहीं है, वॉलेंट्री तौर पे आप जाके एक रिपोर्ट दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपके बॉस आए, अब वो चूंकि बिजी थे और वो काफ़ी दिन से टाइम नहीं दे पा रहे थे, वो जैसे ही आपकी ब्रांच के विजिट पे आए, आपने एक वॉलेंट्री तौर पे एक खैर ख्वाही के तौर पे एक रिपोर्ट तैयार करके रखी हुई है, जो आप उनको दे रहे हैं ताकि आप उनको वो एक्सप्लेन कर सकें सिचुएशन जो आप बताना चाह रहे हैं, और उनके डिसीजंस ठीक हो जाएं। तो कुछ चीज़ें आपने खुद ही लेके रखी हुई हैं अपने पास अलग से, और उनको आप नोट कर रहे हैं, और जब आपके बॉस आएंगे आप उन्हें वॉलंटरी तौर पे वो चीज़ें देंगे। दूसरी बात है इंटरनल रिपोर्ट। इंटरनल पर्पसेस के लिए मेमो की फॉर्मेट में कोई भी रिपोर्ट होती है उसको इंटरनल रिपोर्ट कहते हैं। अभी इसके कंटेंट को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये बातें हम अभी करेंगे कुछ देर बाद। एक्सटर्नल रिपोर्ट वो रिपोर्ट जो किसी एक्सटर्नल पर्पसेस के लिए बनाई जाए, एक्सटर्नल पार्टी को दी जाए, पीपल आउटसाइड दी ऑर्गेनाइजेशन को टारगेट हो, उसको एक्सटर्नल रिपोर्ट बोलते हैं। फॉर्मल रिपोर्ट्स वो जिसका एक प्री अरेंज फॉर्मेट होता है और एक प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी को रिपोर्ट की जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल जब आप स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होते हैं और कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होती है, तो उनको उस बहुत सारी रिपोर्टिंग करनी पड़ती है। ये जो कमर्शियल बैंक्स हैं, इन्हें बहुत सारी रिपोर्टिंग करनी पड़ती है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को। तो ये जो रिपोर्ट्स होती हैं वो एक फ़िक्स फॉर्मेट में होती हैं, एक फ़िक्स अथॉरिटी को जाती हैं। इसको बोलते हैं जो उर्दू में कह रहे हैं लगा बंदा हिसाब किताब होता है, इसको बोलते हैं फॉर्मल रिपोर्ट्स। फिर होती हैं इनफॉर्मल रिपोर्ट्स, ये पर्सन टू पर्सन कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होती हैं। इसका मतलब ये होता है कि भाई जी इसमें समटाइम्स देखिए शॉर्ट रिपोर्ट की फॉर्म होती है, और यूजुअली ये एक पेज की भी हो सकती है और ये कुछ पेज की प्रेजेंटेशन भी हो सकती है। ये याद रखें, ये कम्युनिकेशन को तो स्टार्ट करने के लिए, ये कम्युनिकेशन में हेल्प करने के लिए ये होती है। इनफॉर्मल रिपोर्टिंग का मकसद ये होता है कि आप गपशप में बात बता रहे हैं, अभी आपने सीरियस रिपोर्टिंग को तैयार करके नहीं दी है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक रिपोर्ट देता हूँ, एक बिजनेस प्रपोजल देता हूँ कि जी बॉस इतनी इतनी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हम गवादर पे ये प्रोजेक्ट लगा सकते हैं। आप मुझे ये कहते हैं कि यार चलो एक इनफॉर्मल रिपोर्ट भेजो, तो मैं एक रफ सी रिपोर्ट बनाता हूँ, यानी जिसमें एक बेसिक चीज़ें मैं डाल देता हूँ सारी, आपको वो समझ में आता है, फिर आप मुझे कहते हैं कि अब आप फॉर्मल रिपोर्ट लेकर आएँ। स्टैट्यूटरी रिपोर्ट जो लॉ ने कहा हो, ऐसी रिपोर्ट जो लॉ ने कही हो, उस रिपोर्ट को स्टैट्यूटरी रिपोर्ट कहते हैं। सही दोस्तों? जैसे हम कहते हैं फॉर एग्जांपल ये ऑडिट रिपोर्ट हमारे सामने होती है, ये ऑडिट रिपोर्ट जो हमारे सामने होती है दोस्तों, इसको हम क्या कहेंगे,
इसको हम बोलेंगे स्टैट्यूटरी रिपोर्ट। सही है जी, क्योंकि ये हमसे डिमांड की जाती है, हमसे मांगी जाती है हर साल। फिर इसी तरह पीरियोडिक रिपोर्ट होती है। याद रखें ये आपस में ओवरलैप कर सकता है, एक फॉर्मल रिपोर्ट स्टैट्यूटरी रिपोर्ट भी हो सकती है, पीरियोडिक रिपोर्ट भी हो सकती है। सही है, ये भी समझें। फॉर एग्जांपल हर साल ऑडिट रिपोर्ट जाती है तो इस एतबार से पीरियोडिक है, और चूंकि लॉ में लिखा हुआ है तो इसको बोलेंगे स्टैट्यूटरी भी। सही है, स्टैट्यूट मीन्स लॉ। अगली बात, पीरियोडिक रिपोर्ट कोई भी हो सकती है, मंथली हो, सेमी एनुअली हो, क्वार्टरली हो, मंथली हो, फोर्टनाइटली हो, वीकली हो, डेली हो, आर्ली हो। ये जो रिपोर्ट्स जिसका एक फ्रीक्वेंसी सेट हुई हुई है कि कितने वक्त में जानी है, इसको हम दोस्तों क्या कहते हैं, पीरियोडिक रिपोर्ट कहते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, अगली बात है स्पेशल रिपोर्ट। स्पेशल रिपोर्ट्स बाय इट्स वेरी नेम ये समझ में आ रहा है कि किसी स्पेसिफिक मामले के लिए जो रिपोर्ट डेवलप की जाती है, जो रिपोर्ट बनाई जाती है, जो रिपोर्ट के ऊपर काम किया जाता है, उसको हम कहते हैं जी स्पेशल रिपोर्ट। फॉर एग्जांपल एक एक स्पेसिफिक कोई फ्रॉड हुआ है कंपनी के अंदर, उस फ्रॉड की इन्वेस्टिगेशन पे जो काम किया गया है उसको हम बोलेंगे जी स्पेशल रिपोर्ट। या इसी तरीके से जी मोबलिंग सोच रहा है कि जी, ये पहले की बात बता रहा हूँ, मोबलिंग सोच रहा है जी कि मैं वारिद के साथ मर्जर करूं, तो मोबलिंग के डिपार्टमेंट वाले, मोबलिंग के फाइनेंस वाले बैठ के जी स्पेशल रिपोर्ट, ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट बना रहे हैं कि इनका ये मर्जर कितना इनके लिए बेनिफिशियल रहेगा। अगली बात है दोस्तों हमारे पास इंफॉर्मेटिव रिपोर्ट। इंफॉर्मेटिव रिपोर्ट्स, अब इसके अंदर वर्ड आपने नोट करना है इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेटिव रिपोर्ट्स जो फैक्ट्स को बताए, अब ये डिपेंड करेगा किस बारे में रिपोर्ट है, तो उसके अंदर फिर वही डिटेल्स आया करेंगी जितनी रिपोर्ट्स में डिटेल्स का ताल्लुक होगा। इसको यूँ समझ लीजिए फॉर एग्जांपल कि हम ऑलरेडी फिशिंग इंडस्ट्री में काम करते हैं, और हम फिशिंग से जी वो आईटी पे आना चाह रहे हैं। तो फिशिंग से आईटी पे आना क्या वाकई हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा, हम मैनेज कर पाएंगे या नहीं, इसके बारे में मैंने अपनी टीम को बोला भाई एक रिपोर्ट लेकर आएँ। तो उन्होंने कुछ फैक्ट्स गैदर किए और मुझे वो रिपोर्ट दे रहे हैं, इसको बोलेंगे इन्फॉर्मेटिव रिपोर्ट। एनालिटिकल रिपोर्ट, वर्ड एनालिटिक्स से ध्यान में लाइए, रखिएगा कि जिसके अंदर कुछ कंक्लूजन्स ड्रॉ हों और जिसके अंदर कुछ रिकमेंडेशंस हो, एनालिसिस हो, और एनालिटिक्स के ज़रिए बताया गया हो कि क्या चीज़ ठीक है क्या गलत है। तो अगर फॉर एग्जांपल कोई ऐसी रिपोर्ट है जिसके अंदर फैक्ट्स को ड्रॉ किया जा रहा है और कंक्लूजन ड्रॉ किए जा रहे हैं, रिकमेंडेशन दी जा रही दोस्तों, तो ये एनालिटिकल रिपोर्ट कहलाती है। और ये रिपोर्ट भी ये हो सकती है कि एक फ्रॉड के ऊपर, आपने एक फ्रॉड जो हुआ बिजनेस के अंदर, बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ, इन्वेंट्री चोरी होती रही 6 महीने तक, पता नहीं चला। तो अब एनालिटिकल रिपोर्ट ने ये भी बताया कि इसकी रिकमेंडेशन क्या है, कैसे इसको हम ठीक करेंगे। ठीक है, तो अब याद रखिए स्पेशल रिपोर्ट और एनालिटिकल रिपोर्ट भी ओवरलैप कर गए, तो ओवरलैपिंग नॉर्मल है। मैंने तभी कहा था कि इसके पॉइंटर्स बनाने पड़ेंगे इनमें से हर एक के, क्योंकि ये इतना ओवरलैप करता है। बस आप एग्जाम से पहले एक दफ़ा देख के जाएंगे, बाकी इस चैप्टर के एमसीक्यूज के थ्रू आपका हाथ सेट हो जाएगा। अच्छा जी, रिसर्च रिपोर्ट्स बाय इट्स वेरी नेम, रिसर्च रिपोर्ट ये कहता है दोस्तों कि जिसके अंदर कोई किसी बारे में कोई तगदो की गई हो, कुछ कोशिश की गई हो, कुछ एफर्ट्स की गई हो कुछ जानने के लिए, और उसके अंदर डेफिनेटली फिर कंक्लूजन्स भी हों, सजेशंस भी हों, और कोई सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन भी हो। ये याद रखें, ये सब बातें जो हैं वो रिसर्च रिपोर्ट कहलाती हैं। फिर रिसर्च रिपोर्ट के अंदर दोस्तों, रिसर्च रिपोर्ट के अंदर क्या बातें होती हैं, तो ये मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपने ये पूरी बातें तो नहीं, पूरी लाइंस तो नहीं, लेकिन इंट्रोडक्शन, डिस्कशन, कंक्लूजन, रिकमेंडेशन, अपेंडिसेस, रेफरेंसेस, इस तरह करके सारी बातें अपने पास पॉइंटर्स में नोट करनी है। पॉइंटर्स बना के मुझे दिखा सकते हैं ताकि मैं देख लूँ। टाइप्स ऑफ रिपोर्ट की कुछ एग्जांपल्स हैं, और बिजनेस प्लान किसे कहते हैं, ये सब बातें अभी आगे आ रही हैं चैप्टर में, और ये बातें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इनको भी हम देखते हैं। व्हाट इज़ इन्वॉल्व इन राइटिंग अ रिपोर्ट, क्या बातें होती हैं जो रिपोर्ट राइटिंग में बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो रिपोर्ट राइटिंग का जो, इसके बारे में इतना नोट कीजिएगा, इसको खाली रीड करना है ओनली वंस। अब रीडिंग वाला एरिया बहुत सारा शुरू हो जाएगा। अगली बात दोस्तों, ये स्टेजेस भी वंस अगेन ये रीडिंग वाला एरिया है। 6 स्टेजेस हैं दोस्तों। इसके खाली जो नाम है ना, प्रेपरेशन, ऑर्गेनाइज द इंफॉर्मेशन, प्लान द लेआउट, राइट अ फर्स्ट रफ ड्राफ्ट, एडिटोरियल रिविजन एंड राइटिंग अ फाइनल ड्राफ्ट एंड चेकिंग द फाइनल ड्राफ्ट। दोस्तों ये नाम खाली याद रखने हैं, तो ये आप 6 पॉइंटर्स बना लीजिएगा अपने पास रजिस्टर्स के अंदर। सही है जी दोस्तों, बस याद रखें स्टडी स्मार्ट करनी है। ज़रूरी नहीं है जितना टाइम चैप्टर 9 पे लगा है उतना ही टाइम चैप्टर 8 पे लगे, बल्कि ऐसा होगा चैप्टर 8 हो सकता है जल्दी हो जाए, और चैप्टर 5, चैप्टर 9, चैप्टर 1, चैप्टर 4 ये आपका
ज़्यादा टाइम लें, और होना भी यही चाहिए। अगली बात दोस्तों, क्वेश्चंस नीड टू बी आंसर्ड इन इफेक्टिवली टू मैच द रिपोर्ट राइटिंग प्रोसेस। वो क्या बातें हैं कि जिनको सामने रखेंगे तो रिपोर्ट अच्छी लिखी जाएगी। रिपोर्ट क्यों लिखी जा रही है, इसके अंदर सारी नेसेसरी इंफॉर्मेशन शामिल कहाँ होगी, किधर आप शामिल करेंगे, रिपोर्ट कौन रीड कर रहा है, कितनी लंबी रिपोर्ट होनी चाहिए, कितना वक्त लगना चाहिए इसको लिखने के लिए, और आपके पास कब टाइम होगा, कब आप इसे लिख पाएंगे। ये खाली पढ़ने के लिए है। इसको सिर्फ सेल्फ एक दफ़ा बस रीड कर लीजिएगा जब आप चैप्टर 8 की रीडिंग कर रहे हो। याद रखिएगा, चैप्टर 8 अगर अभी से रीड करके रखेंगे तो एग्ज़ाम के डेज में फिर रीड करना होगा, बिकॉज इसके अंदर बहुत सारी बातें इतनी ड्राई हैं, इतनी खुश्क हैं कि इन बातों को देखने के लिए थोड़ा सा आपको अलग से वक्त निकालना पड़ेगा। अगली बात दोस्तों आ रहा है प्रिपेयरिंग द कंटेंट। अब ये जी 4 बातें हैं इसके अंदर। इफेक्टिव रिपोर्ट कौन सी होती है, जिसका पर्पस फुलफिल हो रहा हो, जो डिसाइसिव हो, फैसला करने में आसानी दे, इजी टू रीड हो और उसको फॉलो करना आसान हो, उसके अंदर फैक्ट एंड लैंग्वेज सही लिखी हो, कंसाइज होनी चाहिए रिपोर्ट, पर्सुएसिव हो, एक्शन बेस्ड हो, क्लियर हो, गेट टू द पॉइंट हो। अब कितनी बच्चों वाली बात है कि आगे लिखा हुआ है फीचर्स ऑफ अ बैड रिपोर्ट, और ये देख लें सारी बातें जी। जी इसका 180 डिग्री जो है, इसको लोग 360 डिग्री कहते हैं। 360 का मतलब तो वहीं पे आ जाना होता है। तो 180 डिग्री दोस्तों इसके अंदर चेंज है, यानी कि ये पूरा ऑपोजिट लिखा हुआ है। पर्पस सर्व ना करे, क्वेश्चन आंसर्ड ना रहे, बोरिंग हो, इरिटेटिंग टू रीड हो, कुछ बेसिक एडिटिंग की ज़रूरत हो, इनकंसाइज हो, वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये वो चीज़ें हैं दोस्तों जिनको एक ही दफ़ा पढ़ना है खाली। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब आ रही है वो जगह जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अदर शॉर्ट रिपोर्ट्स। ये वो जगह है जहाँ पे आप ख़ास सीखेंगे। ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट सवाल बनने की बस ये आखिरी अहम जगह है जो बड़ी है, जो इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग हैं 6th हेडिंग पे। हमने ये वाली हेडिंग देखी आपके सामने, ये वाली हेडिंग भी देखी, अब हम ये वाली हेडिंग देख रहे हैं। ठीक है जी। अच्छा, आप एक दफ़ा रिकॉल करवा दूं आपके सामने, हमने लास्ट ये वाली हेडिंग नंबर 2 तक देख लिया। ठीक है जी। अब हम मेन हेडिंग नंबर 6 पे जा रहे हैं, लेकिन याद रहे मेन हेडिंग नंबर 6 के बाद एक ये हेडिंग, एक ये हेडिंग, एक ये हेडिंग बाकी रहेंगी। अच्छा जी, अब आए, अब जरा इसको समझते हैं। अब आपने सारा गौर करना है, और काश बोलते नहीं है, वरना मैं ज़रूर कहता कि काश हम क्लास में होते। ज़रा सेल्फ थोड़ा दिमाग चलाते हैं और थोड़ा सोचते हैं कि जस्ट थिंक, एक प्रोजेक्ट चल रहा है, उसके बारे में उसकी प्रोग्रेस की जो रिपोर्ट होगी वो प्रोजेक्ट प्रोग्रेस रिपोर्ट है। अगर वो कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट है, और फॉर एग्जांपल बिजनेस की एक न्यू बिल्डिंग बन रही है, यूनिवर्सिटी का एक नया कैंपस बन रहा है, और वो कैंपस जी उसमें 5 बिल्डिंग्स हैं, और जी उसके अंदर इतने प्ले ग्राउंड हैं, और वगैरह वगैरह वगैरह। ये सारी बातें अभी कहाँ तक पहुँची हैं, कितना माल लग गया है, कितनी कॉस्ट और आएगी, वगैरह वगैरह वगैरह। ये सब चीज़ें जिसमें रिपोर्ट की जाएंगी उसको बोलेंगे प्रोजेक्ट प्रोग्रेस रिपोर्ट। याद रखें ये जो 6 चीज़ें हैं, अभी इसको देखने में, इसको बनाने में आपकी लाइफ में कम से कम, अगर बहुत फास्ट भी जाए तो 3 से 5 साल अभी हैं। तो ये वो एरिया है जो इंशाल्लाह जल्द अल्लाह पाक आपको दिखाए और आप लोग ये सब चीज़ें देख सकें। तो पहली चीज़ मैं नाम देता हूँ, फिर एग्जाम्पल बाद में समझाऊंगा, एग्जाम्पल बाद में दिखाऊंगा। प्रोजेक्ट प्रोग्रेस रिपोर्ट किसी प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस रिपोर्ट करे, कितने परसेंट काम हो गया है, क्या चीज़ें बाकी हैं, क्या चीज़ें नहीं हुई। परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट ये कि फॉर एग्जांपल एक डिपार्टमेंट है, या एक यूनिट है, एक एक कंसर्न है, एक अंडरटेकिंग है, तो वहाँ पर किसी इंडिविजुअल की क्या परफॉर्मेंस रही है, तो किसी इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस जो रिपोर्ट की जाती है इसको बोलते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट। इसी तरह एक और होती है दोस्तों फीजिबिलिटी रिपोर्ट। फिजिबिलिटी रिपोर्ट का दोस्तों कॉन्सेप्ट और मतलब ये होता है मेरे दोस्तों कि वो ये बताती है वेदर द प्रोजेक्ट इज़ फीजिबल और नॉट। प्रोजेक्ट के फीजिबल होने के बारे में जो रिपोर्ट बताती है उसको कहते हैं फीजिबिलिटी रिपोर्ट। सर फीजिबिलिटी रिपोर्ट का क्या मतलब है, और इसका मतलब ये है कि ये जो इंडिपेंडेंट कंसल्टेंट्स होते हैं उनका ये काम होता है कि वो आपको बताते हैं कि ये प्रोजेक्ट आपके बारे में है या नहीं है। आपके अंदर
इतनी एक्सपीरियंस है आपके टीम में, इतनी आपके पास एसेट्स हैं, इतनी कॉम्पिटेंसीज हैं, इतनी सलाहियतें हैं कि आप इस प्रोजेक्ट को कर सकेंगे या नहीं। सेल्स एंड मार्केटिंग रिपोर्ट दोस्तों इसे कहते हैं कि आपने सेल्स के टारगेट बनाए हुए होते हैं कि आपने कौन सी प्रोडक्ट कितनी बेचनी है। तो फॉर एग्जांपल जनरल स्टोर्स के बहुत सारे टारगेट्स हैं जो अभी इन दिनों बहुत जल्दी मीट हो गए हैं, बिकॉज कोविड की वजह से उनके बहुत महीनों महीनों के टारगेट जल्दी मीट हो गए। क्यों? क्योंकि लोगों ने पैनिक बाइंग करी। तो उस पैनिक बाइंग की वजह से अभी इनकी रिपोर्ट्स बड़ी पॉजिटिव आ रही हैं, क्योंकि इनके टारगेट्स मीट हो गए, इनकी चीज़ें जल्दी बिक गई, दवाएं जल्दी बिक गई, ग्रोसरी जल्दी बिक गई। तो ये है सेल्स एंड मार्केटिंग की रिपोर्ट। सही है जी। ये पैनिक बाइंग की वजह से कि आपने क्या चीज़ कितनी बेचना टारगेट किया था, कितना बिक गया, उसको क्या रिटर्न आया। चेयरमैन एनुअल रिपोर्ट। चेयरमैन वो बंदा होता है दोस्तों जिसकी वजह से हमारे ये जो शेयर होल्डर्स होते हैं इनको तसल्ली रहती है, ये ज़रा खुश रहते हैं, तसल्ली से रहते हैं कि यार चलो ये बंदा तो हमारे साथ है, ये हमें रिपोर्ट करेगा। तो चेयरमैन की हर साल एक रिपोर्ट होती है इंडिपेंडेंट। वो कंपनी के हालात को भी देखता है, वो सीईओ को भी देख रहा होता है कि सीईओ क्या काम कर रहा है, और फिर अपने शेयर होल्डर से मुखातिब होकर एक रिपोर्ट लिखता है। उसका नाम होता है दोस्तों चेयरमैन एनुअल रिपोर्ट। और उसमें वो बताता है कि जी हाउ ही सीज द फ्यूचर ऑफ द कंपनी, या हाउ ही फोरसी दैट व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट फॉर द कंपनी। आखिरी बात ऑपरेशन रिपोर्ट दोस्तों। बिजनेस के ऑपरेशंस अब वो चाहे महीने के हिसाब से रिपोर्ट करें, 3 महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने, 12 महीने, साल, 1.5 साल, जितने पीरियड की रिपोर्टिंग करेंगे और उसके अंदर बिजनेस के सेल्स, परचेज और बिजनेस के प्रॉफिट लॉसेस, ये जो बिजनेस के ऑपरेशन से रिलेट करने वाली बातें होंगी, इसको दोस्तों कहा जाता है ऑपरेशंस रिपोर्ट। आए चलें अब चल के ज़रा इन सब की एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल के लिए आपको लेक्चर पॉज करना पड़ेगा और उसको ज़रा गौर से देखना पड़ेगा। आई वुड रिकमेंड कि आप तसल्ली से इसको देखें। ये इम्पॉर्टेंट जगह है, पेपर में यहाँ से सवाल बनता है। इसके पॉइंटर्स ना भी बनाएं, लेकिन इसको सिर्फ अपने जहनों में बिठा लीजिएगा। इंशाल्लाह ये जहनों में बिठाना ही आपको पार लगा देगा। आइए, प्रोजेक्ट प्रोग्रेस रिपोर्ट से पहले सबसे पहले आएगी ऑपरेटिंग रिपोर्ट। ऑपरेटिंग रिपोर्ट की एक एयरलाइन की ऑपरेटिंग रिपोर्ट दिखाई जा रही है कि उसका फाइनेंशियल साइड ये रही, कस्टमर साइड ये रही, ऑपरेशन साइड ये रही और एम्प्लॉयज़ वाली साइड ये रही। फाइनेंशियल साइड ये रही कि अकाउंटिंग प्रॉफिट इतना आया, ओपनिंग कैश इतना था, क्लोजिंग कैश मिलियंस में इतना था। कस्टमर से कंप्लेंट रेट 4% है, रिपीट फ्लायर्स हमारे साथ 63% है, और एवरेज सेटिस्फैक्शन जो कस्टमर्स की है वो 4.8 या आउट ऑफ 5 है, जो कि बहुत अच्छी है। ऑपरेशंस, ये शायद पीआईए का पहले का दौर होगा। ऑपरेशंस दोस्तों, ऑपरेशंस के अंदर 78% हमारी चीज़ें यूटिलाइज हैं, यानी इसका मतलब है हमारी 100% कैपेसिटी पे काम नहीं हो रहा, बल्कि 78% हमारी कैपेसिटी यूटिलाइज है। इसका मतलब है कि अभी भी 22% और अपने ऑपरेशंस को स्केल अप कर सकते हैं। लेकिन याद रखें हमेशा 100% पे काम नहीं किया जाता, बिकॉज वजह ये होती है कि बिजनेस के डायनेमिक्स होते हैं, बिजनेस के डायनेमिक्स होते हैं। तो एक्चुअली यूँ समझ लें आप कि 100% कैपेसिटी पे तो काम होता ही नहीं है, बिकॉज आपको इमरजेंसी के लिए अपनी कैपेसिटी खाली रखनी होती है। 78% इज़ गुड। और एवरेज टर्न अराउंड टाइम मतलब ये कि यूँ समझ लीजिए एक फ़्लाइट लैंड करती है तो उसको 48 मिनट्स लगते हैं टू गेट रेडी फॉर द नेक्स्ट वन। एम्प्लॉयज़ में एब्सेंटीज़म 5.3, ट्रेनिंग डेज 463। इसका मतलब इतने आवर्स 463 इंटू, इसकी एक मीनिंग ये है कि 463 इंटू 8 आवर्स, तो आप लगा लें आगे कि जितने आवर्स बनते हैं इतने आवर्स ट्रेनिंग पे स्पेंड हुए। इसका मतलब ये नहीं है कि 365 डेज में से 463 डेज ट्रेनिंग के थे, ऐसा नहीं है। बल्कि इसका मतलब है कि इन टर्म्स ऑफ आवर्स 463 ट्रेनिंग डेज जितनी ट्रेनिंग दी गई, यानी कि इतना स्पेंड किया है, इतना स्पेंड किया है अपने एम्प्लॉयज़ की नॉलेज बेस की एक्सपेंशन पर। और फिर इसी तरीके से दोस्तों न्यू ग्रेजुएट्स 18 हैं, यानी कि ये सब ये बता देंगे एम्प्लॉयज़ खुश हैं, और दिख रहा है कि एम्प्लॉयज़ की खुशी की वजह से कस्टमर्स खुश हैं, दे आर रिपीट फ्लायर्स। मूविंग ऑन, हमारे सामने, आपके सामने अभी हम ऑपरेटिंग रिपोर्ट के साथ साथ, जैसे ये ऑपरेटिंग रिपोर्ट हमारी बुक की एग्जांपल है, इससे पहले कि एक चेयरमैन की एनुअल रिपोर्ट दी हुई है, इसने आपने रीड करना है। इसमें चेयरमैन अपनी तरफ से फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी बताते हैं, कस्टमर्स का पर्सपेक्टिव भी बताते हैं, एम्प्लॉयज़ का पर्सपेक्टिव भी बताते हैं,
स्ट्रैटेजी बताते हैं, नीचे उनकी साइन होती है। तो चेयरमैन की रिपोर्ट बहुत मायने खेज होती है, इट्स वेरी मच मीनिंगफुल फॉर द शेयर होल्डर्स एंड द स्टेक होल्डर्स, बिकॉज चेयरमैन इज द पर्सन in whom the trust of the shareholder lies, and shareholder actually uh, uh, इनकी बात को, इनके ओपिनियन को बहुत हद तक वैल्यू रखता है। So here it goes, the customers and the employees and the strategic vision of these from the viewpoint, from the perspective of the chairman, is mentioned in the chairman's annual report. In the chairman's annual report, and the chairman, after chairman's annual report, let's have a look at the sales and marketing report. The sales and marketing report, as I've just said, that this actually talks about the budgeted sales, the target sales, the actual sales, the variances. ये इन्हीं बारे में बातें करता है। तो प्रोडक्ट की कैटेगरी क्या है, मीट है, पोल्ट्री है, ग्रेन्स हैं, सीरियल्स हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स, कन्फेक्शनरी, बेवरेजेस, सी फूड एंड ऑल। एंड ये करेगा क्या कि ये आपके सामने प्रेजेंट करेगा दैट वेदर द टारगेट्स आर मेट और नॉट, whether the variance is positive or negative, why there is the variance, the comments of the managers will tell that. So होता क्या है कि सेल्स एंड मार्केटिंग के अंदर एक्चुअली बिजनेस का पर्सपेक्टिव सामने आता है कि बिजनेस की सेल्स वगैरह के पर्सपेक्टिव से क्या हालात है। इसी तरीके से दोस्तों टेक्निकल फीजिबिलिटी मैंने आपको बताया था कि जी फीजिबिलिटी रेफर्स टू दी actually the view about whether the company can go about this project or not. So technical feasibility refers to the technical side of the story. Commercial feasibility means when it comes to commercial का मतलब ये होगा कि क्या financially viable है in terms of कि यार ये मार्केट में मतलब कमर्शियली बिकेगा नहीं बिकेगा, ये चलेगा नहीं चलेगा, इधर पैसा लगाना ठीक है या नहीं। एंड इकोनॉमिक फीजिबिलिटी मींस दैट कि क्या जितना पैसा लगाएंगे वो पैसा रिटर्न आ जाएगा नहीं आएगा। असल में आपको अपने पेपर के लिए क्या याद रखना है कि ये फीजिबिलिटी रिपोर्ट क्या होती है, यानी कि वो बताती है कि ये प्रोजेक्ट बारे में आएगा या नहीं आएगा। इसी तरीके से एक एम्प्लॉय की अप्रेजल रिपोर्ट है, हसन चुटानी नाम है, मैनेजर्स के अमीर सेठवी हैं। ये क्या देख रहे हैं हम, एक परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट है। अब क्या है, डिवीजन है इंटरनेशनल सेल्स का, इक्विटीज का एनालिस्ट है ये बंदा। ओवरऑल ग्रेडिंग क्या है इसकी 3, कोर स्किल्स के बारे में ग्रेडिंग हुई हुई है जी इसकी, और ऑब्जेक्टिव इसके लिखे हुए इंक्रीज सेल्स बाय 10%, 9% अचीव किया, वेल डन। इंट्रोड्यूस 5 न्यू क्लाइंट्स, 6 इंट्रोड्यूस किए हैं, ग्रेट। अटेंड एडवांस सेल्स स्किल्स कोर्स, अटेंड कर लिया है मई में इसने, जबरदस्त। नेक्स्ट 12 मंथ्स के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, करियर प्लानिंग क्या है। दोस्तों ये जो एग्जांपल है ये परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट की है। इसके ऊपर दोस्तों हमारे पास है प्रोजेक्ट प्रोग्रेस रिपोर्ट। तो प्रोजेक्ट प्रोग्रेस रिपोर्ट क्या होती है दोस्तों कि तो प्रोजेक्ट प्रोग्रेस रिपोर्ट क्या होती है कि कोई प्रोजेक्ट जो वर्क कर रहा है, जो ऑलरेडी इन प्रोसेस है, इन प्रोग्रेस है, उस प्रोजेक्ट के बारे में रिपोर्टिंग करना कि उसका रेफरेंस नंबर क्या है, उसकी डिस्क्रिप्शन क्या है। ये एक एग्जांपल है, आपको ना ये बनानी है ना आपको इससे कोई मतलब है, लेकिन ये एक्चुअली बताता है कि स्टार्ट डेट क्या है, एंड डेट क्या है, स्पॉन्सर का नाम क्या है, इस माइलस्टोन 2 की अपडेट क्या है, वगैरह वगैरह। आए मैं आपको इसके बारे में जरा कुछ दिखाता हूँ। ऑपरेटिंग रिपोर्ट के अंदर 4 बातें थी दोस्तों। अब इस ऑपरेटिंग रिपोर्ट के बाद एक एग्जांपल है, ये भी एक ऑपरेटिंग रिपोर्ट है। एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट रिलेट्स टू ऑपरेशंस ऑफ अ पर्टिकुलर कंपनी इन अ पर्टिकुलर ईयर, फॉर एग्जांपल आइडल टाइम, इंजरीज एट वर्क, स्ट्राइक एक्शंस। ये भी मैंने एक रिपोर्ट आपके सामने सैंपल दी है, ये जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल है, इसको याद भी नहीं करना। असल ये बता रहे हैं ऑपरेशंस कंपनी के, जो बताएगा वो ऑपरेटिंग रिपोर्ट होगी। इसी तरीके दोस्तों ये भी एक बिजनेस की रिपोर्टिंग का एक सॉफ्टवेयर का एक डैशबोर्ड है, सॉफ्टवेयर की स्क्रीन है जो ये बता रही है कि बिजनेस की रिपोर्टिंग सामने नजर आ रही है समरी में। इसी तरीके से दोस्तों ये भी एक कंपनी की ऑपरेटिंग रिपोर्ट है। और जी जनाब ये एक चेयरमैन का एनुअल मैसेज है, ये इस तरह से भी दिया जाता है, ये स्पीच भी देते हैं, ये जो हमने देख लिया ऑलरेडी। और इसी तरीके से दोस्तों ये भी वर्लपूल कॉर्पोरेशन के बारे में 2016 की एक रिजल्ट का मैंने स्निपेट लिया आपके सामने, कि बता रहे हैं उनके रेवेन्यूज इतने हैं, उनकी रिकॉर्ड ऑनगोइंग अर्निंग्स इतनी है, और फ्री कैश फ्लो इनका इतना है। तो ये हालात सारे थे दोस्तों, यहाँ तक थे चेयरमैन की एनुअल रिपोर्ट। तो एनुअल रिपोर्ट चेयरमैन की रिपोर्टिंग का मतलब वही है जो अपने वो शेयर होल्डर्स को, स्टेक होल्डर्स को रिपोर्ट करता है। प्राइमरी कंसर्न शेयर होल्डर का जो चेयरमैन का जो होता है वो शेयर होल्डर्स होते हैं। अगली बात दोस्तों सेल्स एंड मार्केटिंग रिपोर्ट है आपके सामने है कि भाई मीट पोल्ट्री के अंदर सेल्स जो है वो 14% से माशाल्लाह एक्सीड की हैं, यहाँ 13% एक्सीड की हैं। ये बस 1% से मीट नहीं करा है। डेयरी प्रोडक्ट तो इसके बारे में कोई कमेंट भी नहीं किया है। कॉन्फेक्शनरी आइटम में
टीवी की मेजर कंपेन थी जो मैन्युफैक्चरर्स की तरफ से थी, 13% इंक्रीज आया है। बेवरेजेस गवर्नमेंट टैक्स के इंक्रीज करने की वजह से जी जनाब वो गिरे हैं। हाईली पब्लिसाइज हेल्थ केयर की वजह से जी जनाब सी फूड लोगों ने अवॉइड किया है। एंड दिस इज द स्टोरी ऑफ सेल्स एंड मार्केटिंग रिपोर्ट। ये भी एक तरीका है। अब आजकल सेल्स एंड मार्केटिंग रिपोर्ट ट्विटर और फेसबुक और इंस्टाग्राम और ये फॉलोअर्स और जेंडर वाइज क्या लैकिंग है, लाइक्स कितने हैं, सोशल मीडिया की एंगेजमेंट क्या है, यूट्यूब चैनल, ये सारी तरीके से भी आजकल रिपोर्ट होती हैं। ये हमारी बुक में नहीं है, ये मैंने आपको बताया आपकी नॉलेज के लिए। अगली बात प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस रिपोर्ट है। ये बातें भी आपके सामने कर ली, इसको आप रीड कर सकते हैं। फीजिबिलिटी रिपोर्ट के बारे में बताया कि ये फाइनेंशियली वर्थ इट है, इकोनॉमिक फीजिबिलिटी देखनी है, कंपेटिटर्स में हम आगे रहेंगे, इसको हम कमर्शियल फीजिबिलिटी बोलेंगे। और इसी तरीके से टेक्निकली हम इतने साउंड है, इसको हम टेक्निकल फीजिबिलिटी कहेंगे। परफॉर्मेंस अप्रेजल भाई, आप अपने एम्प्लॉयज़ को टारगेट्स अचीव पर, अटेंडेंस पर, एटीट्यूड एट वर्क, टीम रोल, रिलेशनशिप विद अदर्स एट वर्क, ट्रेनिंग, सर्टिफिकेशन, न्यू एंड इम्प्रूव सॉल्यूशंस, आइडियाज़, डिसीजन मेकिंग, ये सब चीज़ों की बेसिस पे आप अपने एम्प्लॉयज़ को रेट कर सकते हैं। ये परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट है दोस्तों। इसके बाद अब बात आएगी प्रपोजल्स की। तो प्रपोजल में इतनी बातें जहन में रखें, ये एक शॉर्ट टॉपिक है लेकिन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें दो बातें दोस्तों, एक है रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल और एक है दोस्तों प्रपोजल। रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल ये कि फॉर एग्जांपल समझते हैं कि आई कैप चाह रहा है कि वो अपनी स्टडी टेक्स्ट को जी, या अपने स्टडी पूरे पैक को एएफसी के रिवाइज करे, एएफसी के स्टडी पैक को रिवाइज करे, स्टडी टेक को रिवाइज करे। अब आई कैप ये जानता है कि भाई उसने अगर अखबार में एक बड़ी न्यूज़ दे दी कि जो ऐसे काबिल लोग हैं जो समझते हैं कि वो लिख सकते हैं, तो वो अपनी सीवी भेजें और बताएं कि वो हमारे लिए बुक कैसे बना सकते हैं, क्या चार्जेस लेंगे वो। तो आई कैप का ये अखबार में इश्तिहार देना ये है रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल, सही है, आरएफपी कहलाएगा। इसको आरएफपी भी कहते हैं और आरएफक्यू भी बोलते हैं, रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन, इसको रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन भी कहा जाता है। फिर जो सामने वाला, फॉर एग्जांपल मैंने अप्लाई किया कि जी मैं आईकेप के लिए खिदमत सर अंजाम देने को तैयार हूँ और मैं इतना इतना टाइम लूँगा, इतने इतने पैसे होंगे, मेरी टीम इतने अरसे में काम करके देगी, ये सैम्पल चैप्टर्स हैं, ये मैं आपको भेज रहा हूँ रिव्यू के लिए, ये मेरा प्रपोजल होगा। अब आईकेप की जिम्मेदारी है, आईकेप की चॉइस है कि वो मेरे प्रपोजल को एक्सेप्ट करता है या नहीं। तो आरएफपी रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल्स और प्रपोजल्स, आरएफक्यू रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा कोटेशंस, बात एक ही है और कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। इसी तरह से रिक्वेस्ट फॉर टेंडर्स एंड टेंडर्स, रिक्वेस्ट फॉर बिडिंग एंड बिडिंग्स, तो ये टेंडर के वर्ड की जगह बिडिंग का वर्ड ज़्यादा सही है। तो रिक्वेस्ट फॉर बिड्स और नीचे बिडिंग या बिड्स। तो एक ऐसी बात जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, ये ईमेल मुझे 2000 आई रिमेंबर 18 की बात है ये, बल्कि ये तो डेट लिखी हुई भी है। ये आगे की तरफ से एक ईमेल आई थी, 2019 की बुक को वो रिवैम्प करना चाह रहे थे। उन्होंने मुझे आरएफक्यू भेजा कि आप कोटेशन भेजें, तो मैंने जवाब में कोट भेजा था आईकैप को कि मैं इतने टाइम में इतने पैसों में ये काम कर दूंगा। एंड ये एक एग्जाम्पल है कि इस तरह वाकई काम होता है। कोटेशन के अंदर रिक्वायरमेंट क्या है जी, फुल नेम, CNIC, अपडेटेड प्रोफाइल, प्रेफर्ड चैप्टर्स और चैप्टर्स, कोट अगेंस्ट ईच चैप्टर, एक चैप्टर क्या रेट में बनाएंगे आप। ये बुक से है दोस्तों, इसको लर्न कर लेना, ये रजिस्टर में लिख लेना, ये इंपॉर्टेंट है। और प्रपोजल के अंदर भी ये वाली जगह, ये बेसिक है बेशक, लेकिन फिर भी MCQ बनने का इससे चांस है। अब दोस्तों अगली बात आ रही है हमारे सामने, बिजनेस प्लान्स। अब जरा बिजनेस प्लान्स की बात पे गौर करते हैं। एक बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ बिजनेस प्लान होगा दोस्तों, और एक इन डिटेल कंपोनेंट्स ऑफ अ बिजनेस प्लान होंगे। ये बिजनेस प्लान के लिए आपके सामने मैं बुक दिखा रहा हूँ, इसको याद ध्यान में रखिएगा कि इसमें कोई भी चीज़ याद नहीं करनी है, फिक्र नहीं करनी है आपने। 4.1 को सिर्फ आप रीड कर लेंगे। बिजनेस प्लान क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ कि एक्चुअली बिजनेस प्लान की क्या स्टोरी है, किस तरीके से ये होता है। इसमें जो जगह मुझे आपको याद करानी है, सिर्फ मैं उस जगह तक आ जाऊँ ताकि मैं आपको बता दूं कि ये चीज़ें खाली आपने पढ़ लेनी है। दोस्तों एक आइडिया होता है, फॉर एग्जांपल एक मैं कंसल्टेंट हूँ, मेरे पास एक आइडिया है कि आपका बिजनेस
मजीद पैसे कमा सकता है। आप एक इन्वेस्टर हैं और आपके बिजनेस चल रहे हैं, आपने मुझसे कहा सर कैसे, तो मैं आपके सामने एक पूरा प्लान लेकर आया। उस प्लान का नाम था बिजनेस प्लान, जिसके अंदर वो सारे ख्वाब थे जो ख्वाब मैं आपको दिखा रहा था कि भाई अगर आप इस जगह इन्वेस्टमेंट कर लें तो कुछ वक्त के अंदर आपके आपके रिटर्न्स ऐसे ऐसे हो जाएंगे और विद इन दी स्पैन ऑफ 3 इयर्स तो आप यहाँ तक पहुँच जाएंगे। ये सारी बातें जो मैं आपको कर रहा था, तो आपने मुझसे कहा जी किस चीज़ में इन्वेस्टमेंट करनी है, तो मैंने आपसे कहा जी सोलर एनर्जी के सेक्टर में आप इन्वेस्टमेंट करें। अब आपने मुझसे कहा जी अच्छा समझ में आ गया जी, तो आपने कहा कि जी मैं तो इन्वेस्टर हूँ लेकिन मेरे साथ पूरी फैमिली है मेरी जो इन्वेस्टमेंट करती है, मेरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, तो आप एक पूरी प्रॉपर बिजनेस प्लान, एक फॉर्मल बिजनेस प्लान लेकर आए। तो जब आपने कहा कि एक फॉर्मल बिजनेस प्लान लेकर आना है, तो मैंने क्या करा, अब मैंने क्या करा आपके लिए, मैंने एक टाइटल पेज बनाया, टेबल ऑफ कंटेंट्स बनाया, इंट्रोडक्शन बनाया, एग्जीक्यूटिव समरी बनाई, बॉडी ऑफ द रिपोर्ट में ये बातें शामिल की, कंक्लूजन रिकमेंडेशन लिखे और अपेंडिसेस में सपोर्टिंग डॉक्यूमेंटेशन रखी, ताकि मैं आपको ये बता सकूं जी जनाब ये है बिजनेस प्लान। देखें ये बिजनेस प्लान है जो मैंने आपके लिए ड्रॉ किया, और आपके कोई सवालात हैं तो फिर मैंने वेलकम किए, और इसी तरीके से इसके डिटेल कंपोनेंट्स, इसी की तफसील नीचे लिखी हुई है। इन शॉर्ट ये बात जहन में रखनी है कि जो बिजनेस प्लान होता है ये असल में एक दोस्तों ये बिजनेस प्लान एक्चुअली होता इसलिए है कि आप जो एक बिजनेस प्लान यानी प्रॉफिट मेकिंग प्लान, क्योंकि बिजनेस का मतलब ही प्रॉफिट होता है, तो प्रॉफिट मेकिंग प्लान है वो प्रॉफिट मेकिंग प्लान जी जनाब बनाया गया है। और कॉन्सेप्ट सारा क्या है दोस्तों, मतलब क्या है इन सब चीज़ों का, मतलब ये किसी तरह बिजनेस का आप एक आइडिया शेयर करें, और ये बिजनेस प्लान जो है जी बड़े एहतियात से बनाए जाते हैं क्योंकि फिर आगे ज़िंदगी में बिजनेस इन्हीं प्लान्स के मुताबिक चला करता है। अब बिजनेस प्लान्स के बाद दोस्तों हमारे सामने जो चीज़ आएगी वो है राइटिंग द रिपोर्ट। अब इसके अंदर कुछ बातें हैं जो मैं वो कराता हूँ, समझाता हूँ। इसमें कुछ चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट है और फिर इसके बाद ये चैप्टर वाइंड अप होगा। जी जनाब ये असल में यूं है कुछ के राइटिंग दी रिपोर्ट, सबसे पहली चीज़ जनाब इसमें लेआउट आता है, इसको आपने यहाँ डायरेक्ट बुक से कवर करना होगा कि एक आपने ये देखना होगा कि आपने रिपोर्ट प्रेजेंट कैसे करनी है। एक अप्रोच होती है टॉप डाउन, एक होती है बॉटम अप। टॉप डाउन अप्रोच ये होती है कि आपने पहले ये बोला सोलर एनर्जी सेक्टर में जाना है, आपने पहले कंक्लूजन दिया, फिर आपने उसके रीजंस दिए और उसके पीछे फैक्ट्स बताए, या ये तरीका होता है कि पहले आप फैक्ट्स बताएं फिर रीजंस दें और रीजंस दे के एंड में कंक्लूजन दें। टॉप डाउन अप्रोच उसको बोलते हैं जिसमें पहले जवाब है और फिर तफसील है, और बॉटम अप अप्रोच जिसे कहते हैं दोस्तों पहले तफसील है और फिर जवाब है। बिजनेस लैंग्वेज फॉर रिपोर्ट्स के अंदर दोस्तों ये जो आपके सामने रेलेवेंस और इम्पैक्ट, कॉस्ट इफेक्टिवनेस, क्लैरिटी और टाइमलीनेस, दोस्तों ये नई चीजें नहीं है। चैप्टर 3 आपने पढ़ लिया, चैप्टर 1 आपने पढ़ लिया, और ये सब चैप्टर्स में आपने इनकी ये चूंकि चैप्टर 8 एंड में ही देखा जाता है। याद रखें बिजनेस रिपोर्ट्स के बारे में जब बोलेगा ना कि कौन सी कितनी इश्यूज को देखना है, तो आप याद रखिएगा 5 इश्यूज आपने देखने हैं। सही है जी, रेलेवेंस, इम्पैक्ट, कॉस्ट इफेक्टिवनेस एंड क्लैरिटी एंड टाइमलीनेस। ड्राफ्टिंग दी फाइनल रिपोर्ट के अंदर दोस्तों क्या बातें हैं जरा इस पर भी गौर करें। एक बात ये दोस्तों के इसका सबसे पहले फर्स्ट ड्राफ्ट बनता है, फिर उसकी कुछ एडिटिंग होती है। एडिटिंग वाली जितनी ये बातें दोस्तों खाली रीड ओनली है, इनको सिर्फ रीड करना है, ये एडिटर की चेकलिस्ट है, ये याद भी नहीं करनी, ना ये आपकी लाइफ में भी काम आएगी। और अगली बात दोस्तों फिर उसकी प्रूफ रीडिंग होती है। प्रूफ रीडिंग का मतलब कि जो रिपोर्ट बन जाती है उसको फाइनली व्यू किया जाता है कि उसमें कोई चेंजेस, कोई चीज़ों को बदलने की ज़रूरत तो नहीं है। अच्छा, इधर मैं एक बात आपको समझाना चाहता हूँ, और वो ये है कि दोस्तों जहाँ 2.3 मैंने रीडिंग के लिए आपको बताया है, उस 2.3 के अंदर दोस्तों ये जो जगह है, ये टूल किट, कि जब आप बना रहे हो तो आपने क्वेश्चंस को इमेजिन करना है कि मुझसे रीडर क्या सवाल पूछेगा। दूसरी चीज आपने अपने क्वेश्चंस को जॉट डाउन कर देना है ताकि आपकी रिपोर्ट मीनिंगफुल बन जाए। ब्रेनस्टॉर्म करना है, सोचना है कि वो मुझसे क्या कुछ पूछ सकता है ताकि आप सब कुछ रिपोर्ट में शामिल कर दें और फिर आगे जाके उसको सवाल ना करना पड़े, यानी रिपोर्ट में मसाइल ना आए। सीक्वेंशियल नोट्स एंड लिस्ट होनी चाहिए आपके पास, लेकिन ब्रेनस्टॉर्मिंग में तो आप रैंडमली लिखते हो। सीक्वेंशियल नोट्स अगर आपके पास होंगे कि पहले मैं ये बात करूंगा रिपोर्ट में, फिर ये करूंगा, फिर ये करूंगा, तो इससे आसानी होगी। माइंड मैपिंग दोस्तों, माइंड मैपिंग का मतलब ये होता है दोस्तों कि आप एक ब्लैंक पीस ऑफ पेपर पे चाहते हो कि आप कुछ रिकॉर्ड करो,
जय दोस्तों, मैं एक रिपोर्ट लिखना चाह रहा हूँ, और मैं ये रिपोर्ट लिखना चाह रहा हूँ कि इम्पैक्ट ऑफ कोविड ऑन दी स्टूडेंट्स लाइफ। सही है, इम्पैक्ट पे बात करना चाह रहा हूँ। तो मैंने रफली नोट किया कि मैं एक तो उनके ऊपर इमोशनल साइड उनकी लिखना चाह रहा हूँ, एक उनकी एकेडमिक साइड लिखना चाह रहा हूँ, एक उनके कैरियर में उनको ये फील होता है लोगों को कि यार मैं पीछे तो नहीं रह जाऊंगा। और ये जो मैं एक रफ ड्रॉ करता हूँ ना, इसको बोलते हैं ब्रेनस्टॉर्म करना। सही है दोस्तों, तो ब्रेनस्टॉर्म करके माइंड मैप कर लिया। सही है, माइंड मैप कर लिया। ब्रेनस्टॉर्म किया, दिमाग सोच चलाया, और फिर ऐसे माइंड मैप बना लिया। माइंड मैप यूं भी बन सकता है कि मैं ये लिखूंगी भाई, फॉर एग्जांपल मैं अपनी रिपोर्ट शुरू करूंगा कंक्लूजन से कि इन्वेस्टमेंट को डिले कर देना चाहिए फॉर 1 ईयर, बिकॉज इस वक्त ब्रांच खोलेंगे तो फायदा नहीं होगा। और रीजंस लिखूं क्योंकि लोगों की इकोनॉमिक कंडीशंस अच्छी नहीं है, लोगों के एटीट्यूड टुवर्ड्स लग्जरी प्रोडक्ट्स की परचेजिंग अच्छा नहीं है, वगैरह वगैरह वगैरह। और फिर मैं ये बोलता हूँ डिले करने से फ़ायदा ये होगा कि हमें टाइम मिल जाएगा स्टडी करने का, हम और प्रिपेयर्ड होंगे। दोस्तों ये भी एक माइंड मैप है। अब जिस तरह ड्रॉ करते हैं ये आपकी अपनी चॉइस होती है। अच्छा जी, याद रखेंगे आखिरी बात कि रिसर्च में कुछ प्राइमरी सोर्सेज भी होती हैं, सेकेंडरी सोर्सेज भी होती हैं। प्राइमरी सोर्सेज जो आप ख़ास तौर पे कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जो अपनी रिपोर्ट के मुतालिक आप किसी से हासिल करना चाहें, ख़ास उसका इंटरव्यू करें। जैसे कि मैं एक दफ़ा एक थीसिस लिख रहा था, तो मैंने एक साहब हैं, उनका नाम मुझे आई रिमेंबर, उनका नाम अशरफ साहब या ज़ुबैर साहब है, उनका कॉन्टैक्ट सेव है। बहुत लर्नड इंडिविजुअल हैं, बहुत सीनियर आदमी है, 50s to 60 के बीच में उनकी एज होगी। तो मैं चूँकि चाइल्ड लेबर के ऊपर थीसिस लिख रहा था, और मुझे उस वक्त काम था, तो मैंने उनसे जाके पर्सनली मीटिंग की थी, तो उनसे इंटरव्यू किया था। और इसी तरीके से आपने ये बातें करनी पड़ती हैं, बिकॉज आपको प्राइमरी सोर्सेज इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। सेकेंडरी सोर्सेज वो होती हैं दोस्तों, नेट पे अवेलेबल है ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन, नेट पे चीज़ें मौजूद हैं। तो अब जो चीज़ें पहले से किसी की मौजूद हैं, कोई टेक्निकल जर्नल्स हैं, कस्टमर का डाटाबेस है वगैरह, इसको बोलते हैं सेकेंडरी। यानी ख़ास रिपोर्ट के लिए आपने कुछ सर्च किया, उसको प्राइमरी कहेंगे, और वो इन्फॉर्मेशन ख़ास वही उसी के लिए जनरेट हुई हो। और अगर आपने कोई चीज़ ख़ास उसके लिए जनरेट नहीं की हो, बल्कि वो तो मार्केट में अवेलेबल चीज़ थी और आपने अब इसमें भी यूज़ कर ली, दोस्तों इसको सेकेंडरी सोर्स कहा जाता है। ठीक है जी। एंड में कुछ एग्जांपल बिजनेस प्लान के बारे में देखें। बिजनेस प्लान के बारे में इस तरह होता है कि मार्केट समरी उसमें बताई जाती है, उसी बिजनेस प्लान के अंदर मार्केट ट्रेंड्स बताए जाते हैं, कौन सी प्रोडक्ट कितना रेंज हमें कवर करेगी। इसी तरीके से हम अगर लेट से किसी मार्केट में जा रहे हैं, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं हमारा रेवेन्यू ग्रोथ, फॉर एग्जांपल ये एग्जांपल ईयर्स लिख दिए हैं 11 से 16 तक क्या होगा। इसी तरीके से फॉर एग्जांपल मार्केट साइज एंड ग्रोथ किस तरह से बढ़ेगी, और इन द सेम वे मार्केट की नीड्स क्या हैं, कौन सी मेजर 3 बड़ी स्किल्स हमें चाहिए होंगी। इसी तरीके से दोस्तों मार्केटिंग स्ट्रेटजी हमारी क्या होगी, कौन सी 4 बातें, 5 बातें, प्राइसिंग स्ट्रेटजीज में हम किन किन चीज़ों को फॉलो कर सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस चार्ट, एक्सपेक्टेड क्या बनेगा, इनकम स्टेटमेंट फॉर एग्जांपल अगर 2016-15 में आपको में तो 2016 की हमें क्या दिख रही है, कैश फ्लो स्टेटमेंट हमें क्या दिख रही है, सोशल मीडिया पे एक्टिविटी हमें किस तरह दिख रही है, कि इन प्लेटफॉर्म से हम कैसे आगे जाएंगे। दोस्तों ये वो समराइज्ड बातें हैं कि जिन बातों को बिज़नेस प्लान में आजकल शामिल किया जाता है, और ये डिपेंड करता है नीड क्या है, बिज़नेस प्लान में क्या चीज़ें होनी चाहिए। इन समरी बिज़नेस प्लान में विनिंग केस भी होता है और लूजिंग केस, सबको क्रॉस करके बताया जाता है कि भाई इसका बेनिफिट ज़्यादा है और इसकी कॉस्ट कम है, ये प्रोजेक्ट अंडरटेक कर लेना चाहिए। दोस्तों इसकी रीडिंग कर लीजिए, अच्छे से इसे पढ़ लीजिए, कोई क्वेरीज हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह पाक आपका और हमारा हम सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह पाक आप सबको इन एग्ज़ाम्स में फर्स्ट अटैम्प्ट में ज़बरदस्त कामयाबी अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।